नमस्कार दोस्तों, कक्षा प्लस के इस प्लेटफॉर्म पे मैं योगेश बोहरा फिर से आपका स्वागत करता हूं। इससे पिछली वीडियो में हमने रीट के संस्कृत शिक्षण विधियों के प्रश्न देखे थे। तो अधिक समय बर्बाद ना करते हुए आज हम हिंदी शिक्षण विधियों के प्रश्न देखेंगे और सभी प्रश्न सारगर्भित प्रश्न हैं। ठीक है ना? तो इनको एक बार देख लीजिए। शिक्षण विधियों के जितने भी प्रश्न आते हैं भाषा शिक्षण के लगभग समान होते हैं और बहुत सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। आपकी समझ से आप उनको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं शिक्षण विधियों के हिंदी शिक्षण विधियों के प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखिए आप, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन से हैं? ठीक है ना? तो क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, ठीक है ना, करके सीखना जिसे हम कहते हैं। जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, ठीक है, प्रेरणा का सिद्धांत, या उपयुक्त सभी। तो देखिए भाषा शिक्षण के ये तीनों ही सिद्धांत है। क्रिया द्वारा सीखना मैंने आपको बताया, करके सीखना, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, इसमें हम उदाहरण देते हैं और जीवन से जुड़े कुछ उदाहरण दे करके जो अधिगम को है जीवन से जोड़ते हैं। और प्रेरणा का सिद्धांत यानी मोटिवेट करना बच्चे को, तो प्रेरित करने का भी एक सिद्धांत है। बच्चे को बार बार अच्छे शब्दों से जब मोटिवेट किया जाता है तो उसमें खुद में शिक्षण के प्रति अभिरुचि जागृत होती है। तो तीनों ही सिद्धांत है, तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। कौन सी विधि हिंदी भाषा शिक्षण की है इसमें से? तो भाषा प्रयोगशाला विधि, अनुकरण विधि और आगमन निगमन विधि। आगमन निगमन विधि होगा ये यहाँ पर, ठीक है ना, या उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल इसका भी उत्तर ये तीनों ही विधियां हैं। भाषा प्रयोगशाला और अनुकरण विधि, देख करके बच्चा अनुकरण करता है, वो अनुकरण विधि। और आगमन निगमन जो कि एक व्याकरण की विधि है। आगमन निगमन यानी जिसमें उदाहरण पहले दे करके फिर नियम बाद में बताए जाते हैं, वो आगमन निगमन विधि कहलाती है। तो तीनों ही विधियां जो है हिंदी शिक्षण, और ये तीनों विधियां भाषा शिक्षण की ही विधियां हैं, है ना। सभी भाषाओं में ये समान रूप से ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त, वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है? तो गीत अभिनय विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, या उपयुक्त सभी। तो देखिए वाक्य विश्लेषण की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा आगमन विधि। आगमन विधि जो है ये छोटी कक्षाओं के लिए एक अच्छी विधि मानी जाती है। छोटे छोटे वाक्य बनाए जाते हैं और उसका विश्लेषण किया जाता है। इससे बच्चे का उच्चारण और ग्रामर दोनों में उसको लाभ मिलता है। सही बोलेगा तो सही लिखेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो है आगमन विधि है और छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। तो अनुकरण विधि कहां के लिए उपयोगी है ये पूछ रहे, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर, या सभी स्तरों पर? तो देखिए लेखन और उच्चारण दोनों में जब हम अनुकरण करवाते हैं तो हम सबसे पहले प्रारंभिक कक्षाओं में अनुकरण करवाएंगे, ठीक है ना। तो ये प्रारंभिक स्तर पर ये विधि है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है तो उसको अनुकरण की आवश्यकता नहीं रहती है, ठीक है ना। वो फिर खुद भी अपने स्तर पर भी कर पाता है, लेकिन छोटे बच्चों को अनुकरण के द्वारा अधिक सिखाया जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सा है? सूत्र विधि कहां से ली गई है? तो ये कौन सी भाषा है? जर्मन, फ्रेंच, रूसी, या संस्कृत? तो देखिए सूत्र विधि जो है वो हमारी अपनी विधि है, हमारे देश की विधि है। और संस्कृत में जितना भी व्याकरण है वो सूत्रात्मक रूप से लिखा गया है। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वो सूत्रात्मक है पूरी, उसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। तो ये सूत्र विधि, इसका सही उत्तर संस्कृत होगा, ठीक है ना। सब कुछ सूत्र रूप से लिख करके और उसको याद करवा देना या रटवा देने की जो प्रणाली थी वो प्राचीन संस्कृत के आचार्यों ने उस विधि का निर्माण किया था, क्योंकि पहले लिखने के साधन उपलब्ध नहीं थे। और प्राचीन काल में सबसे पहले जो भाषा बनी वो इसी देश में बनी। संस्कृत और तमिल भाषाएं सबसे प्राचीन भाषाएं मानी जाती है। तो जब वो यहाँ बनी वो भाषाएं, तो उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनको याद करके रट करके उनको सुरक्षित रखा गया था। तो सूत्र विधि के द्वारा उनको बहुत ही सरल सूत्र बना करके उनको याद रखा गया था। तो सूत्र विधि संस्कृत की मानी जाती है, ठीक है ना। आगे देखिए, व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है? व्याकरण अनुवाद विधि, ठीक है ना, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये प्रश्न संस्कृत शिक्षण की जो विधियां जब मैंने आपको पढ़ाया था तब भी ये प्रश्न आया था, और मैंने कहा था लगभग
जो भाषा शिक्षण के प्रश्न होते हैं वो आपस में घुले मिले रहते हैं सभी भाषाओं के। तो इसका सही उत्तर आप जानते हैं, जिन्होंने वो वीडियो देख रखा है, तो इसका सही उत्तर होगा भंडारकर विधि। देखिए ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है, ठीक है ना। पहले संस्कृत शिक्षण विधियों का भी हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें लगभग हमने ऐसे जो महत्वपूर्ण 70-80 प्रश्न हमने उसमें जो है डिस्कस किए थे। अब ये हिंदी शिक्षण, तो ये दोनों कॉम्बो इसको आप माने, तो आपको जब भी समय मिले आप वो पहले वाला वीडियो भी जरूर देख लें, जिससे कि आपको पूरा लाभ मिल सके। और रीट में एक पात्रता परीक्षा है, तो इसमें अधिक जो है कठिन प्रश्न नहीं आते हैं, एक सामान्य ज्ञान संबंधी प्रश्न होते हैं। शिक्षण विधियों का आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए। तो हमने जो प्रश्न डिसाइड कर लिए, हमने जो डिस्कस कर लिए हैं प्रश्न, उनको आप अगर अच्छे से देख लेंगे तो उसमें से काफी प्रश्न या उनसे मिलते जुलते काफी प्रश्न आपको उसमें से मिल जाएंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं। देखिए अभी जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा अब इसके बाद होगी, या कोई भी परीक्षा जब होने वाली है आगे भविष्य में, इस साल कल ही जो है आरपीएससी ने अपना टाइम टेबल डाल दिया है, ठीक है ना। तो उस टाइम टेबल में उन्होंने ये बताया है कि 2025 में किस तरह से और कौन कौन सी परीक्षाएं होगी। हमारे ऐप पर या हमारे इस यूट्यूब पर भी हम उसका एक शॉर्ट वीडियो हमने डाल दिया है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी परीक्षाएं कब कब। बाकायदा आरपीएससी ने डेट भी डाल दी है उसमें कि इस तारीख को ये परीक्षा होने वाली है। तो उसके लिए आप ये प्ले स्टोर पर जाकर के कक्षा प्लस का हमारा जो ये ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, और इस पर सभी परीक्षाओं का अपडेट, मटेरियल और जो भी जनरल चीजें हैं जो आपके लिए परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, वो सभी हम इस ऐप पर लगातार डालते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इस ऐप पर जाकर के एक बार इसको जरूर देखें। इसमें वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे आपको, नोट्स भी मिलेंगे, है ना, और प्रश्नोत्तरों का एक बड़ा संग्रह भी हमारे पास में है, जो पूर्व परीक्षाओं में आए हैं और जो संभावित प्रश्न जो हमको लगते हैं, हमारी टीम को लगते हैं, वो हम लगातार इस पर अपडेट करते जा रहे हैं। तो आप इस ऐप के माध्यम से और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को आधार दे सकते हैं। 2025 आपके लिए मंगलमय हो और आपको जो सफलता है वो मिले। आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपकी सफलता मिले, हमारा यही ध्येय है, ठीक है ना। तो एक बार आप जरूर इसको देखें। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है? ये दोबारा आ गया प्रश्न, ठीक है ना। ये भंडारकर विधि ही है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, रंगमंच अभिनय विधि। रंगमंच अभिनय विधि ये किसकी है? नाटक की, व्याकरण की, पद्य की या गद्य की? तो सामान्य समझ का है, रंगमंच पर नाटक होते हैं, तो ये नाटक शिक्षण की, नाटक की विधि है, ठीक है। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए बिंदु निर्धारण, समय निर्धारण, विषय निर्धारण सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है उद्देश्य निर्धारण। आप किस लिए पढ़ा रहे हैं बच्चे को, है ना, या आप स्वयं किस लिए पढ़ रहे हैं। हमारे लिए भी तो हम सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं, तो उद्देश्य निर्धारण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपका उद्देश्य क्लियर हो जाता है तो फिर आप उस विषय में अच्छा कर पाते हैं, बेहतर कर पाते हैं, ठीक है ना। तो उद्देश्य निर्धारण सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति में प्रयुक्त किंडरगार्टन शब्द का मतलब क्या है? ठीक है ना। तो किंडरगार्टन जो है ये इस शब्द का अर्थ पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो उद्यान के बच्चे, आंतरिक शक्ति, निर्वैयक्तिक भाव या बच्चों का उद्यान। तो किंडर और गार्टन, गार्टन जो शब्द है इसका मतलब होता है बगीचा और किंडर का मतलब होता है बच्चा, तो ये है बच्चों का उद्यान, ठीक है ना। तो ये जर्मन भाषा का शब्द है ना। और मैडम मारिया मोंटेसरी, है ना, उन्होंने इस विधि का जो है इजाद किया था, इस विधि को, जिसमें किंडरगार्टन में बच्चों को जो है एक उद्यान की तरह से मतलब कि माना गया था, बच्चों को एक पौधे की तरह से माना गया था, और जो स्कूल है वो एक उद्यान की तरह से मानी गई थी, ठीक है ना। और इस तरह से बच्चों को जो है अच्छे तरीके से शिक्षित किया जाता था कि उनको बिल्कुल नुकसान पहुंचाए बिना उनको ग्रो करना है हमें। तो छोटे बच्चों को फूलों के पौधों के समान माना गया है इसमें, और स्कूल को एक उद्यान, और शिक्षक जो है वो एक माली की भूमिका में आ जाता है फिर, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों को बहुत ही केयर के साथ, इंटेंसिव केयर के साथ उनका पालन पोषण और उनको शिक्षित करने की जो भाव है वो मैडम मारिया मोंटेसरी ने ये विधि, किंडरगार्टन विधि विकसित की थी, ठीक है ना। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा आप। भाषा प्रयोगशाला में वृहत शब्दकोश का निर्धारण, है ना, निर्धारित स्थान कौन सा है? प्रत्येक मेज पर, भाषा प्रयोगशाला भंडार कक्ष, विद्यार्थी के पास, या कोई निर्धारित स्थान नहीं, ठीक है ना। तो देखो निर्धारित स्थान नहीं है तो होगा नहीं, है ना। मेज की
नहीं होगा। ये एक्चुअल में ये प्रश्न है भाषा प्रयोगशाला से जुड़ा है, तो इसका है, इसका जो भंडार कक्ष है ना, भाषा प्रयोगशाला में ये सारी चीजें, सारा जो शब्दकोश है ये वहां पर रखा रहता है और बच्चों को इससे सिखाया जाता है, अनेक नए शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। देखिए किसी भी भाषा के 5000 शब्द जब आप सीख लेते हैं, ठीक है ना, तो आप उस भाषा में बातचीत कर सकते हैं, उस भाषा को समझ सकते हैं, कहे गए को समझ सकते हैं, और आप स्वयं भी किसी को कुछ कह सकते हैं उस भाषा में, और लिखे हुए को पढ़ करके समझ सकते हैं, है ना। तो 5000 शब्द प्राथमिक शब्द हैं। प्राथमिक 5000 शब्दों का ज्ञान होने के बाद में आप उस भाषा में अपना व्यवहार कर सकते हैं नॉर्मल। फिर जैसे जैसे शब्दों की संख्या बढ़ती जाती है तो हम उस भाषा में पारंगत और अधिक पारंगत होते जाते हैं। 10,000 शब्द होने पर हम एक साहित्यिक व्यक्ति हो सकते हैं, 15,000 शब्द होने पर और अधिक साहित्यिक और कवि हो सकते हैं, है ना। तो अधिकतम शब्दकोश हमारा हो, भाषा का शब्दकोश हमारा अधिकतम हो, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। अब जिस भाषा के भी हैं, जिस भाषा में भी आपकी रुचि है, आप प्रतिदिन उसके नए नए शब्दों का अभ्यास करते जाएंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। आप धीरे धीरे एक जो है एक साहित्यिक व्यक्तित्व, एक पढ़े लिखे व्यक्तित्व के रूप में आपकी पहचान बनती चली जाएगी। तो इसके लिए हम जीवन भर प्रयास कर सकते हैं। भाषा के शब्दों का कोश आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखिए, किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है, ठीक है ना, ये मैं बता चुका था आपको, ठीक है ना। और इसका क्या अभिप्राय है, तो ये फिर से आया है प्रश्न, है ना। तो इसका है बच्चों का बाग, और ये बाग कौन सा है, ये बाग विद्यालय है ना। जो ये गार्डन है ये विद्यालय है, और जो बच्चे हैं वो पुष्पों के समान हैं, वो उन पौधों के समान हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ सकते हैं। और हाँ, मैडम मारिया मोंटेसरी, मारिया मोंटेसरी, और इन्हीं के नाम पर ये विधि है। और आपने देखा भी होगा बहुत सारी स्कूल, जो अंग्रेजी स्कूल होती है, उनके आगे लिखा होता है मोंटेसरी स्कूल। तो वो ये कहना चाहते हैं कि हमने उस विधि का अनुसरण किया है जो मैडम मारिया मोंटेसरी की दी हुई है। आपने कई स्कूलों में देखा होगा मोंटेसरी स्कूल लिखा रहता है, तो वो इसीलिए लिखा रहता है वो, ठीक है ना। तो इसको समझने की आवश्यकता है ना। आगे देखिए, भाषा क्या है, ईश्वर प्रदत्त संपत्ति, सहजात योग्यता है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति है, या अर्जित संपत्ति है। तो भाषा हम स्वयं सीखते हैं। मैंने अभी बताया कि 5000 शब्द अगर आप सीख लेते हैं तो आपका व्यवहार उस भाषा में अच्छा चल जाता है, ठीक है ना। और जैसे जैसे शब्दकोश आपका बढ़ता चला जाता है ना, वैसे वैसे आप एक बेहतर व्यक्तित्व बनते जाते हैं। जैसे आप शशि थरूर साहब का नाम मैं लूंगा, अंग्रेजी भाषा का शब्दकोश उनका बहुत बेहतर है ना। तो ऐसे बड़े बड़े विद्वान हैं, ऐसे बड़े बड़े लेखक हैं जिनका शब्दकोश अच्छा है, उनकी उस भाषा पर पकड़ अच्छी समझी जाती है। तो मूल जो भाषा है वो शब्दों से बनी हुई है, इसलिए अधिक से अधिक शब्दों का अर्थ आपको आए, अधिक से अधिक शब्दों का प्रयोग करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। एक भाषा शिक्षक के लिए ये और भी अधिक आवश्यक होता है, ठीक है ना। चूंकि आप सब शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको अपने शब्दकोश पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ सकते हैं। बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीख जाता है। तो परिवार में रहकर के वो जो परिवार के लोगों की जो बोलचाल की भाषा है उसको सीख जाता है। तो बिल्कुल सरल सा प्रश्न है कि परिवार में रहकर बालक बोलचाल की भाषा सीख लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, भाषा कौशलों की संख्या है, भाषा कौशलों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। तो हम सबको पता है कि भाषा कौशल जो है 4 माने जाते हैं, है ना, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, ठीक है ना। ये पहले भी प्रश्न आ चुका है, अलग अलग तरह से ये प्रश्न पूछा जाता है। LSRW मैंने बताया भी था, LSRW पिछली कक्षा में हमने इस पर चर्चा की थी। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनका क्रम भी यही रहता है। कई बार इनका क्रम पूछ लेता है तो क्रम भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, LSRW। भाषा का मुख्य कौशल है, मुख्य कौशल कौन सा है, ठीक है ना। बोलना, लिखना, पढ़ना, सभी मुख्य है भाई, है ना। तो ये इसका उत्तर होगा सभी, है ना। 4 कौशल है, चारों ही मुख्य हैं भाई। भाषा को सीखना है तो चारों में ही आपको पारंगत होना पड़े। आपको बोलना भी आना चाहिए, आपको सुनना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए, है ना। और बच्चे को हम यही तो करवाते हैं, है ना, सुनकर, लिखकर, बोलकर, पढ़कर, सभी क्षेत्रों में उसको पारंगत करना है। तो चारों ही कौशल हमको आवश्यक है। उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए। अब उच्चारण सुधारने का, अब ये भी बिल्कुल देखिए, उच्चारण कैसे आप सुधार सकते हैं, ठीक है ना। तो उच्चारण आपको सुधारना होगा शुरू में ही, है ना। तो सबसे शुरू की कक्षाएं होती है प्रारंभिक कक्षाएं। तो प्रारंभिक कक्षाओं में आपका उच्चारण, आपको बच्चों पर पूरा ध्यान देना चाहिए कि वो बच्चा सही बोले, है ना। तो सही बोलेगा तो लिखेगा भी सही। बच्चा सही नहीं बोलता है तो लिखता भी गलत है,
ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। तो हमें उच्चारण की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना है प्रारंभिक कक्षाओं में, क्योंकि रीट के बाद में हम 8वीं तक की कक्षाओं को पढ़ाएंगे, है ना। जब हम 3rd ग्रेड के शिक्षक बन जाएंगे तो हम कक्षा 8 तक के बच्चों को, तो हमारी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी भाषा शिक्षक की होती है ना, कि वो उनको उच्चारण की शुद्धता का ध्यान, तो आप जिस भाषा के हों, कोई भी भाषा हो सकती है, लेकिन उसका उच्चारण, उनके शब्दों का, उनके वर्णों का उच्चारण बिल्कुल सही हो, इस पर हमें ध्यान देना है। और संस्कृत और हिंदी, है ना, इन भाषाओं में, और इंग्लिश, ये 3 भाषाएं हम पढ़ाते हैं बच्चों को तीसरी भाषा फॉर्मूला में, तो तीनों भाषा में अपना उच्चारण सही हो, शिक्षक का स्वयं का, और फिर बच्चे का उच्चारण भी सही हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है ना, आगे देख सकते हैं। उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है? तो उच्चारण कौशल की परीक्षा आप कैसे लेंगे? ठीक है ना, निबंधात्मक प्रश्नों से ले लेंगे क्या, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से, लिखित? तो देखो निबंधात्मक प्रश्नों से लेखन कौशल पता चलता है ना। वस्तुनिष्ठ परीक्षा से उसकी मानसिक योग्यता वगैरह पता चलती है ना उसका, है ना। लिखित परीक्षा से भी उसके लेखन का ही पता चलेगा, ठीक है ना। तो बचा क्या? मौखिक। मौखिक से आपको पता चल जाएगा उसका उच्चारण कैसा है। तो आप देखिए छोटी कक्षाओं में मौखिक परीक्षा भी होती है, उसका उद्देश्य क्या है? उच्चारण की शुद्धता का ज्ञान करना। देखिए कितना वैज्ञानिक तरीके से हमने, छोटी कक्षाओं में मौखिक परीक्षा होती है, बड़ी कक्षाओं में नहीं होती है मौखिक परीक्षा। कक्षा 8 तक हो सकती है, 5 तक होती है, 8 तक होती है मौखिक परीक्षाएं। तो उनका उद्देश्य क्या है कि बच्चे के उच्चारण की शुद्धता का हमको ज्ञान हो जाए, और उसमें जहां कमी आ रही है तो उसको हम दूर कर सकें, है ना। तो वैज्ञानिक कार्य है, बच्चे को पढ़ाना भी एक वैज्ञानिक कार्य है। बच्चे को पढ़ाना एक बहुत जिम्मेदारीपूर्ण, एक नैतिक दायित्व है ना, कि उसे समाज का हम अंग बनाने जा रहे हैं। तो समाज का अंग बेकार सा ना हो, सड़ा हुआ सा ना हो, बेहतर हो, बेहतरीन हो, है ना, उम्दा हो, है ना। तो जितना बेहतर होगा बच्चा, है ना, तो ये बताएगा कि उस शिक्षक ने कितना श्रम किया है ना। तो मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कई बार कि समाज में अगर कहीं कोई विसंगति आ रही है, कोई अपराध हो रहा है, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी शिक्षक की है कि शायद शिक्षक कहीं कक्षा में फेल हुआ था, तो आज समाज में जाकर के ये विसंगति आई है, वरना समाज में विसंगति आ ही नहीं सकती है। बेहतरीन जब शिक्षक होते हैं तो समाज में विसंगति नहीं आ सकती है। बेहतरीन शिक्षक बेहतरीन शिक्षार्थी बनाते हैं, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, हम सबको एक जिम्मेदारीपूर्ण कार्य करना है आगे, तो उसके लिए हम तैयार रहें बिल्कुल, है ना। इसको एक नैतिक दायित्व समझ करके करेंगे तो आप बेहतर, स्वयं भी बेहतर पढ़ पाएंगे और बच्चों को भी बेहतर दे पाएंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप कौन सा है? लिखित और अभिव्यक्त बोल रही है, ठीक है ना। तो उच्चरित, पढ़ना, सुनना, तो ये तीनों, उच्चरित तो बोलने वाला रूप हो गया, लिखित नहीं है। पढ़ना भी जो है वो लिखे हुए को पढ़ना हो गया, सुनना जो है वो भी किसी की बात को सुनना है, तो इसका है लिखना, है ना। लिखित अभिव्यक्त रूप जो है ना वो लिखना है, ठीक है ना। ठीक है ना, आगे बढ़ सकते हैं। श्रुतलेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है? श्रुतलेख, श्रुतलेख का मतलब पहले तो समझ लेते हैं, सुन करके लिखना, श्रुतलेख, है ना, सुनकर लिखना। तो इससे किस कौशल का अधिक विकास होगा? सुन करके लिखना, है ना। तो एक तो सुना है और एक लिखा है, दो चीजें हुई है ना, सुन करके लिखा गया है। तो इसका होगा सुनना एक तो, है ना, और एक लिखना, ठीक है ना। तो दोनों होंगे, तो कौन सा उत्तर सही है? ठीक है ना, आपको खुद को ही पता चल गया, है ना। तो इस तरह से आप प्रश्नों को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। छात्रों के लिए शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है। शब्द भंडार में वृद्धि कैसे करेंगे आप? बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि कैसे करेंगे? महत्वपूर्ण चीज है ये तो, है ना। तो शिक्षक द्वारा अच्छे और नए शब्दों का प्रयोग करना, हाँ, शिक्षक बोलेगा तो वो अनुकरण द्वारा वो भी बोलेगा, बच्चा भी, ठीक है। और छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, हाँ, खुद पढ़ेगा, स्वाध्याय का मतलब स्व अध्याय, स्वयं से पढ़ना, तो उसको नए नए शब्द पता चलेंगे, ये भी ठीक है। शब्दकोश का उपयोग करना, बहुत बढ़िया, शब्दकोश से तो शब्द बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, तो ये सभी सही है इसमें, ठीक है ना। बहुत सुंदर प्रश्न था, ठीक है ना। भाषा कौशलों में भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल कौन सा है? अभिव्यक्ति कौशल कौन सा है ना, जिसमें हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके, ठीक है ना। तो पढ़ना, पढ़ने में तो हम अपने विचार नहीं डालते हैं कुछ भी। बोलना है अभिव्यक्ति कौशल, ठीक है, बोलना है ही है, लिखना है ही है, लिखना है ही है, पढ़ना नहीं है, सुनना नहीं है, अभिव्यक्ति कुछ नहीं हो रही, सुन रहे हैं, बोलना है, तो अब कौन सा सही होगा? ठीक है ना, बिल्कुल सरल प्रश्न है, आगे बढ़ सकते हैं।
मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक है। मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता, दक्षता का मतलब होता है कि उसमें पारंगत हो जाना, उसमें होशियार हो जाना, उसमें अच्छा कर पाना, परफेक्ट होना, है ना, दक्ष होना, परफेक्ट होना, ठीक है ना। तो मौखिक अभिव्यक्ति बोलने में कैसे हम दक्ष हो सकते हैं, उसमें कौन सहायक है? निबंध है क्या? निबंध तो लिखने में होगा, है ना, ये तो लिखने से संबंधित हो गया। पत्र, पत्र भी लिखा, वाद विवाद और प्रार्थना पत्र, तो पत्र, प्रार्थना पत्र और निबंध ये तो लिखने से जुड़े हो गए। तो वाद विवाद, आपस में बातचीत जो हम करते हैं, वाद विवाद जो करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, डिबेट होती है, वो आपको किस में अच्छा बनाएगी? मौखिक अभिव्यक्ति में। इसीलिए हम देखते हैं कि वाद विवाद की प्रतियोगिताएं हैं, निबंध है, सॉरी कक्षा, ये जो स्टेज पर जो प्रोग्राम होते हैं, कथा वाचन है, गीत गायन है ना, वाद विवाद है, इस तरह की चर्चा परिचर्चा है, इसका आयोजन करवाया जाता है। उसका उद्देश्य क्या होता है? बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति को बेहतर करना, उसका आत्मविश्वास बढ़ाना, ठीक है ना। अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंध है? अनुलेख देख करके लिखना, अनु है ना, देख देख करके लिखना। श्रुतलेख सुन करके लिखना, अनुलेख देख करके लिखना। एक प्रतिलेख होता है, वही अनुलेख का ही बड़ा रूप हो गया, प्रतिलेख, है ना, उसमें क्या अधिक लिखना होता है, थोड़ा लिखना होता है, अनुलेख, है ना। तो इस तरह से, तो ये किस भाषा कौशल से संबंधित है? देख करके लिखना, है ना, तो लिखना है ना, लेखन से संबंधित है, बिल्कुल सिंपल, है ना। आगे देखते हैं, हर्बर्ट उपागम में कितने पद होते हैं? तो हर्बर्ट की पंचपदी फेमस है, याद रख लीजिए इसको, पंचपदी हर्बर्ट की, है ना, है ना, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्था, है ना, और ये 5 जो पद है इसके, और संबद्धता और प्रयोग, ये 5 पद है। प्रस्तावना, इसको ऐसे याद कर लीजिए, प्रस्तुतिकरण, संबद्धता, व्यवस्था और प्रयोग, पीपीएस वीपी, इसको याद रख लीजिएगा। पहला प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण, ये क्रम भी यही है ना, फिर संबद्धता, फिर व्यवस्था, फिर प्रयोग। तो इसको आपको याद रखना है, ये हर्बर्ट की पंचपदी है। हालांकि इतना गहरा नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ ले तो आपके पास ये फॉर्मूला है, पीपीएस वीपी, और ये फेमस है हर्बर्ट की पंचपदी, है ना। तो इसको आप देखिएगा। भाषा शिक्षण के उपागम हैं, भाषा शिक्षण के उपागम कौन कौन से हैं? रचना शिक्षण का उपागम, यस। पाठ संसर्ग उपागम, यस, ठीक है ना। तो बिल्कुल भाषा शिक्षण के दोनों ही उपागम है, रचना शिक्षण भी करवाई जाती है ना, निबंध पत्र वगैरह रचना है, और पाठ संसर्ग, पाठ पढ़ाया जाता है, पाठ से बच्चों को इंटरेक्ट किया जाता है। कोई नाटक वाला पाठ हो तो वो बच्चों को खड़ा करके नाटक करवाया जा सकता है, कक्षा में ही कक्षा अभिनय किया जाता है। तो ये सारी पाठ संसर्ग, है ना। कविता हो तो गाई जा सकती है, गवाई जा सकती है बच्चों से, है ना, है ना। तो कहानी है तो स्वयं पढ़ करके सुनाई जा सकती है, बच्चे से पढ़वाई जा सकती है। तो इस तरह से पाठ संसर्ग और दोनों ही जो है भाषा शिक्षण के ही उपागम है। बीएस ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया है ना। तो मॉरिसन उपागम मॉरिसन का दिया हुआ है, हर्बर्ट की पंचपदी अलग है, आरएससीएम ये भी नहीं है, ये मूल्यांकन उपागम इनका है, बीएस ब्लूम साहब का। ब्लूम उपागम भी कहते हैं इसको, और मूल्यांकन उपागम भी कहते हैं। तो ये दोनों, ये जो है ना एक ही है, तो ब्लूम का ये फेमस है, ठीक है ना। आगे देखिए, लिंग्वाफोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? लिंग्वाफोन तो ये श्रव्य उपकरण है बेटा, ये प्रश्न पहले परीक्षाओं में पूछा गया है, लिंग्वाफोन क्या है? तो ये सुनने वाला एक उपकरण है, सुन करके जो है अधिगम करवाया जाता है इससे, ठीक है ना। श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, इसमें चलचित्र है, ड्रामा है, दूरदर्शन है, छाया चित्र नहीं है। छाया चित्र का मतलब होता है फोटोग्राफ, है ना। तो फोटोग्राफ कोई श्रव्य दृश्य, वो सिर्फ दृश्य सामग्री है, ठीक है ना। दृश्य श्रव्य साधन है, ये पूछ रहा है। देखो, नहीं है और है वाले प्रश्न जब आए आपके सामने, ठीक है ना, ध्यान रखना एक चीज का, आप कोई भी परीक्षा देने जाएं, जब कभी नहीं है और है वाले प्रश्न आए, तो जहां कहीं भी प्रश्न आप पढ़ें, तो जब भी नहीं है लिखा हुआ हो, तो उस नहीं के नीचे आप जरूर लाइन खींच दें, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि आप किसका उत्तर ढूंढ रहे हैं। कई बार क्या होता है, बच्चे परीक्षा देते हैं, हमारा ये अनुभव है, कोचिंग पर भी हमारे से बच्चे कई बार आगे कहते हैं, साहब हमने देखा ही नहीं, हमने इसका उत्तर है के अनुसार ढूंढ करके दे दिया।
तो नहीं है और है में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसके लिए आपको उस पर गोला कर लीजिए नहीं को, कि इसका नहीं का उत्तर हमको ढूंढना है। क्योंकि परीक्षा में एक दबाव होता है बच्चे पर, और वो दबाव परीक्षा कक्ष का दबाव होता है, उस दबाव को मैनेज करना है आपको। कई प्रश्न आपके उसी से सही हो जाएंगे अगर आप उस समय कॉन्फिडेंट रहते हैं, उस समय आप दबाव मुक्त रहते हैं, तो आपके कई प्रश्न वैसे ही सही हो जाते हैं। और कई प्रश्न इसीलिए गलत हो जाते हैं कि बच्चा दबाव में आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा अनुभव रहा है, कोचिंग का वर्षों का अनुभव है, इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि नहीं है और है वाले प्रश्नों में विशेष रूप से हमको ध्यान रखना है। उसको आप चाहे गोला कर लीजिए, लाइन खींच लीजिए, ताकि आपको याद रहे वो कि मुझे इसका उत्तर क्या करना है। तो ये कह रहे दृश्य श्रव्य साधन है, तो चित्र विस्तारक नहीं है, चित्र भी नहीं है, रेखा चित्र भी नहीं है, चित्र विस्तारक ये क्या हो गया। तो इसका मतलब इसमें सही ऑप्शन आया नहीं है, हम कर देते हैं इसको सही, इसमें हम कर देते हैं चलचित्र, है ना, ठीक है ना। चलचित्र अगर होता यहाँ तो वो सही होता, चलचित्र जो है वो दृश्य श्रव्य साधन है, ठीक है, सिंपल है ना। आगे बढ़ सकते हैं। रेडियो अधिगम सामग्री है, रेडियो अधिगम सामग्री है, किस तरह की सामग्री है, तो दृश्य श्रव्य तो है नहीं है, श्रव्य अधिगम सामग्री है, ठीक है ना। तो ये रेडियो क्या होता है, सुनते हैं हम, श्रव्य, श्रव्य मतलब सुनना, दृश्य मतलब देखना, तो श्रव्य दृश्य सामग्री रेडियो नहीं है, रेडियो सिर्फ श्रव्य अधिगम सामग्री ही है। आगे देखिए, समग्र और सतत मूल्यांकन। अब इसमें क्या है, समग्र और सतत मूल्यांकन देखते हैं। विद्यार्थी के लिए उपयोगी परंतु शिक्षक के लिए भार नहीं, शिक्षक के लिए कोई भार नहीं है, तो ये तो गलत है। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में निकट संबंध आवश्यक है, बिल्कुल है, राइट, है ना। शिक्षण के दौरान भी संभव है, बिल्कुल शिक्षण के दौरान भी संभव है ना। और इसी से विद्यार्थियों में व्यक्तित्व के विकास का, हाँ बिल्कुल ये भी सही है। तो 3 सही है, 1 गलत है। तो ध्यान रखना, इसमें विद्यार्थी के लिए उपयोगी है और शिक्षक के लिए कोई भार नहीं है, शिक्षक के लिए तो उल्टा मोटिवेटिव है, अच्छा है ना। क्योंकि शिक्षक को खुद को भी आनंद आता है जब बच्चे में उन्नति होती है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बच्चे की उन्नति में शिक्षक का भी आनंद छुपा हुआ है। शिक्षक तभी आनंदित होता है जब बच्चे में उन्नति हो। हमारा आनंद तब होगा जब आप सफल हो जाएंगे। तो ये हमारा आनंद है, ये हमारा कार्य है और ये नैतिक आनंद है। तो इस नैतिक आनंद की प्राप्ति के लिए हम आपको रात दिन हम परिश्रम करते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, समग्र एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। अब देखो यहाँ नहीं वाला आ गया ना, तो अपन इसके नीचे लाइन खींच लेते हैं। तो क्या नहीं है, विद्यार्थी का नियमित मूल्यांकन करना, गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन करना, विद्यार्थी की संप्राप्ति में सुधार करना और विद्यार्थी के विकास के पक्षों पर जोर न देना। देखो ये आ गया, जोर क्यों नहीं देंगे भैया, हम तो देंगे जोर। तो ये 4-3 तो सही हो गए आपके, है ना। नियमित मूल्यांकन करते हैं, सतत मूल्यांकन का मतलब ही नियमित मूल्यांकन होता है, और वो गुणवत्तापूर्ण भी होगा, और वो उसकी संप्राप्ति जो उसको मिल रहा है उसमें सुधार करते जाएंगे हम, है ना। और विद्यार्थी के विकास के पक्षों पर जोर भी देंगे। अगर यहाँ नहीं होता तो चारों ही सही हो जाते। ये लो, चारों को सही कर दिया अपन ने। जोर देना, बिल्कुल जोर देंगे हम, हमको आगे ही तो बढ़ाना है विद्यार्थी को। आगे बढ़ते हैं, है ना। मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है ना। तो मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से तो समान तो नहीं हो सकता है, मूल्यांकन तो बहुत बड़ी चीज है, संकुचित यानी कम भी नहीं होगा, सीमित भी नहीं होगा, ये तो विस्तृत ही होगा। मूल्यांकन एक विस्तृत प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा मूल्यांकन का मतलब है कि परीक्षा तो एक सीमित है कि भाई 3 घंटे की परीक्षा में आप क्या, लेकिन सतत मूल्यांकन जब आप करते चले जाएंगे, मूल्यांकन जब आप करेंगे किसी का, तो उसका आकलन संपूर्ण आकलन करेंगे, है ना। उसमें काफी चीजें शामिल होती है, उसमें निदान शामिल है, उसमें उपचारात्मक शिक्षण शामिल है ना। शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया गया है। शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया गया है। तो ये प्रभावी जोर दिया गया था, ये 1986 में दिया गया था। देखिए आप इसको, इस सन को याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण साल है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी, उसके बाद में भी 2020 में आई है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये 1986 वाली जो नीति है, इसने काफी सुधार लाया है, ये काफी सुधार लाया गया शिक्षार्थी के लिए, ठीक है ना। और अब 2020 में आधुनिक जो विश्व जैसा बन रहा है, उसके आधार पर जो है 2020 में एक शिक्षा नीति है, जो कि अब धीरे धीरे लागू हो रही है पूरे देश में, है ना। अगले 5 सालों में पूरे देश में ये लागू कर दी जाएगी, और ये आधुनिक संदर्भों में बेहतरीन है, ठीक है ना। तो जब जैसी आवश्यकता होती है, उस समय के लिए जो विद्वान साथी थे, उस समय के जो विद्वान लोग थे, उन्होंने उस अनुसार शिक्षा नीतियां बनाई, और वो उस समय के लिए सबसे उपयुक्त थी, सबसे बेहतर थी। अब की आवश्यकताओं के अनुकूल 2020 में जो लागू की गई है, इसको धीरे धीरे अगले 5 सालों में
पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा क्या किया जाता है? देखो मैंने पिछले वीडियो में भी उपचारात्मक और निदानात्मक जो शिक्षण है उसके बारे में बताया था। तो छात्रों के घायल होने पर उपचार कर सकते हैं? नहीं होगा ये, है ना। छात्रों की कमजोरियों का निदान करने हेतु शिक्षण करते हैं? बिल्कुल सही है ये, है ना। और अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं? नहीं नहीं, ये उपचारात्मक का मैंने आपको पिछले और कुछ कह नहीं सकते। ठीक है ना। तो देखो पहले तो इसका उत्तर ये होगा कि छात्रों की कमजोरियों का निदान कर और उसे दूर करने के लिए शिक्षण करते हैं। देखो उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, ये महत्व का प्रश्न है। निदान का मतलब होता है बच्चे की कमियों को ढूंढ निकालना, है ना, डायग्नोस करना। और उपचारात्मक का मतलब होता है अब जो कमियां हैं उनको किस तरह से हम दूर कर सकते हैं, उस विधियों का पालन करना। तो ये आप पिछला वीडियो जरूर देख लें। जो बच्चे जो गंभीर अध्ययन करने वाले बच्चे हैं, एक बार जरूर उसको दुगनी स्पीड पर करके कैसे भी करके उसको देख लें, ताकि वो आपको एक क्लियर हो जाए, है ना। आगे देखिए, कक्षा में बालक के पिछड़ेपन का कारण है ना। तो पिछड़ेपन का कारण देखो, बालक में हीन भावना होना हो सकता है ना। बालक का मेधावी होना नहीं, है ना। बालक के प्रारब्ध के कारण, ये पुरानी बात है, ये गलत है। और बालक का नटखट होना, ये भी कोई कारण नहीं है। उल्टा सृजनात्मक बालक तो नटखट ही होता है। जितना प्रतिभाशाली, जितना सृजनात्मक बालक होगा वो उतना ही ज्यादा उद्दंडी भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये बालक में हीन भावना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए बच्चे में। बच्चे को आप मोटिवेट करते रहिए। अगर कोई कमजोर भी बच्चा है तो ये शाबाश, तू कर सकता है, ठीक है ना। तो ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जब हम तारीफ करते हैं तो उसमें प्रेरित होता है बच्चा। बच्चा ही क्यों, हर व्यक्ति, आप तारीफ करके देखिए आप किसी की भी, है ना, उसको प्रेरणा मिलती है। तारीफ सही अर्थों में होनी चाहिए, चापलूसी वाली तारीफ नहीं होनी चाहिए, है ना। अच्छी तारीफ होनी चाहिए, जो वास्तविक शब्द है, वास्तविक बातें हैं, उन्हीं के ऊपर उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और जो अच्छी बातें उन्हीं में उनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा देख करके हम करेंगे इसको। आगे देखिए, चिकित्सात्मक अध्यापन को कहा जाता है। चिकित्सात्मक, वही मैंने पिछली बार बताया था, निदान और उपचार। निदान का मतलब डायग्नोस करना, उपचार का मतलब है उसकी जो कमियों को है जो दूर करना। आगे बढ़े, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है? देखिए फिर से आ गया ये प्रश्न, LSRW, काम खत्म। कौन सा भैया? लिसनिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, स्पीकिंग, है ना, रीडिंग, पढ़ना, और राइटिंग, लिखना। ठीक है ना, ये पहला ही इसका सही हो जाएगा। SITE, ये क्या है? SIET जो है ये उपग्रह है। उपग्रह के आधार पर जो ये बच्चों को पढ़ाई कराई जाती है ना, उपग्रह के आधार पर जो दूरदर्शन पर पढ़ाई करवाई जा रही है उसको हम SIET के नाम से जानते हैं। अच्छा प्रश्न है, एक बार देख के जाइएगा। निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान किसका है? तो भाषा शिक्षण के लिए सबसे बेस्ट क्या चीज रहती है इसमें से? ग्रीन बोर्ड, झाड़न, दैनंदिनी, पाठ्य पुस्तक। ठीक है ना। तो सबसे बढ़िया क्या है? पाठ्य पुस्तक। भाषा के लिए पाठ्य पुस्तक आपको जरूरी है। नेक्स्ट, विद्यार्थी के लगातार मूल्यांकन हेतु उपयुक्त परीक्षा पद्धति कौन सी है? तो लगातार मूल्यांकन करना है, लगातार का मतलब होता है सतत, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति। बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। तो ठीक है, हमारी ये कक्षा आज की हमने पूर्ण कर दी है, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया है कि आप ऐप जो है प्ले स्टोर से जाकर जरूर डाउनलोड करें। जो 2025 में जिन्होंने लक्ष्य बना लिया है, जिनका एक उद्देश्य निर्धारित कर लिया है कि उन्हें नौकरी लगना ही है, तो वो लोग इस ऐप पर जाकर के इसको एक बार आप डाउनलोड कीजिए और अपने अनुसार जिस परीक्षा का लक्ष्य आपने बनाया है केवल उसी परीक्षा की आप तैयारी कीजिए। अभी आपका रीट का एग्जाम है तो इस रीट का एग्जाम अच्छे से आप दीजिए, है ना। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, ठीक है ना, कि आप इसमें सफल हो। पात्रता परीक्षा है और आपको सारे प्रश्न सॉल्व करने हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। अपने ही हिस्से के प्रश्न सॉल्व करने हैं। आपने जो भाषा भरी है, लैंग्वेज फर्स्ट, अगर आपने हिंदी भरी है तो आपको लैंग्वेज फर्स्ट में जो 8 या 10 पेपर आने वाले हैं उसमें से आपको हिंदी वाला पेपर ही सॉल्व करना है। लैंग्वेज सेकंड, मान लीजिए संस्कृत या इंग्लिश जो भी भरी है, तो लैंग्वेज सेकंड वाली इंग्लिश का पेपर या संस्कृत का जो आपने भरा है वही सॉल्व करना है आपको। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, गलत पेपर सॉल्व नहीं करके आना है ना, क्योंकि बड़ा पेपर आता है रीट में, ठीक है ना। तो आपको अपने हिस्से के प्रश्न थोड़ा रुक करके शांति से और सभी प्रश्न सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है,
ठीक है ना। तो सारे प्रश्न आप सॉल्व करके आएंगे, इसको समझ करके करेंगे, ठंडे दिमाग से पेपर सॉल्व करेंगे, परीक्षा में दबाव में नहीं आएंगे, ठीक है ना। और ये एक परीक्षा ही है, इसको सिर्फ एक परीक्षा जितना ही लेना है आपको, ठीक है ना। आपने मेहनत की है और आप सफल होंगे, इस शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।